हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अड्डा फॉर केमिस्ट्री पर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने वाले हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े थे तो हमने कैथोड और एनोड पढ़े थे। कैथोड और एनोड पर रिएक्शंस हो रही थी, रेडॉक्स रिएक्शंस। कैथोड पर क्या था, रिडक्शन हो रहा था, एनोड पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन को लूज करने या गेन करने की टेंडेंसी जो होती है जब वो अपने सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है। किसी भी इलेक्ट्रोड की एक ऐसी टेंडेंसी जब वो अपने ही सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। ऐसी ही टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। एक बार और समझेंगे, इंग्लिश में समझ लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन electrons when it contact with its own when it contact with the solution of its own ions। देखो समझते हैं इसको क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड की एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। कब करता है ऐसा, जब वो अपने ही आयंस वाले सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था कि एनोड पर जिंक रॉड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डूबी हुई थी और कैथोड पर कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डूबी हुई थी। तो कॉपर रॉड या जिंक रॉड जब जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आई तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया या गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन के लूज करने से या गेन करने से उनके अंदर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो गया। ओके, तो किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने की टेंडेंसी जब वो अपने आयंस के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है उसे क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम टू टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम टू टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम टू टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो दो तरह से होता है कैलकुलेट, यानी कि वो दो तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड, लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। SEP का मीन्स है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है दो तरह से हम उसे कैलकुलेट करते हैं, दो तरह का होता है। ये मान लीजिए आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। पहला है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका नेम ही क्या है, स्टैंडर्ड है। तो ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी हैं उनको हम अभी समझाएंगे। ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कैलकुलेट होता हो उससे क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं उन्हें समझ लेते हैं हम। वो कंडीशंस कौन कौन सी, देखिए स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिन पर SEP यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट होता है। नंबर 1 कंडीशन है टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 298 केल्विन होना चाहिए। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी है, 298 केल्विन। सेकंड पॉइंट, प्रेशर जो होना चाहिए, प्रेशर 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए, जिस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड डूबा हुआ होता है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है इसकी, 1 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट या बोले इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कि इलेक्ट्रोड डूबे हुए होते हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 m, ओके। ये है हमारी स्पेशल कंडीशंस। इन्हीं स्पेशल कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। आप C याद कर लीजिए, C से आप समझ जाएंगे, S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन, E फॉर इलेक्ट्रोड। SEP को हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, तो वो करते हैं C से, C फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर देते हैं। और उसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी हैं, कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी स्टैंडर्ड होगा जब वो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा। टेम्परेचर 298 के, प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन 1 मोलर। 1 मोलर का मीन्स क्या होता है, 1 लीटर में 1 मोल डिजॉल्व होने चाहिए। सॉल्यूट के 1 लीटर में, सॉरी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के 1 मोल डिजॉल्व होने चाहिए, उसे बोलते हैं 1 मोलर, ओके। अब इससे इधर आते हैं, नॉन स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसे समझ लेते हैं। ये क्या थे, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस थी। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन कंडीशंस को फॉलो करके नहीं कैलकुलेट किया जा रहा, जो इन कंडीशंस को फॉलो करके कैलकुलेट नहीं किया गया है उसको बोलते हैं हम नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। जैसे कि टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, देखो फर्स्ट नंबर नहीं हो, इक्वल नहीं है। सेकंड नंबर प्रेशर 1 atm ना हो। थर्ड पॉइंट कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो। यानी ये कंडीशंस वो फॉलो नहीं कर रहा। जो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस थी, इन कंडीशंस को फॉलो ना करते हुए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने फाइंड किया है उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल को हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, तो उसका नेम है नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लिख दे रहा हूं मैं, नस्ट NERNST, नस्ट इक्वेशन। तो इसको हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है नस्ट इक्वेशन, ओके। तो नस्ट इक्वेशन है क्या, नस्ट इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करती है, उसे कैलकुलेट करती है, और SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसको फाइंड करता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को करता है। अब हम समझ लेते हैं, जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ रहे हैं ये वाला, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता कैसा है। उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे हम और उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे अभी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम समझेंगे कि ये कैसा होता है। ओके, तो मैं रफ कर रहा हूं उसको। देखिए, डाल देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SHEC, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड C। ये होता कैसा है, देखो इसको समझते हैं। एक्चुअल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, ये एक्चुअल में है क्या, देखो सुनो, पॉइंट में डाल लेते हैं इसको। पॉइंट नंबर 1 समझे इसको, क्या है ये? इट इज अ गैसियस इलेक्ट्रोड। जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे, तो वहां पर हमने मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स पढ़े थे। कॉपर रॉड, जिंक रॉड, ग्रेफाइट रॉड, ये मेटेलिक थे, कुछ नॉन मेटेलिक थे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है ये SHE में जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो क्या होता है? गैसियस होता है, यानी गैस होता है, ना वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है, वो क्या है? गैस है। ओके, तो ये कौन सी गैस से बना होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो बना होता है वो हाइड्रोजन गैस से मिलके बना होता है, क्योंकि नाम ही क्या है उसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस का बना हुआ होता है, तो लिख लेंगे हाइड्रोजन गैस इज यूज एज एन इलेक्ट्रोड, जिस हाइड्रोजन गैस का यूज हम किस में करते हैं? एज अ इलेक्ट्रोड करते हैं। इस गैस का प्रेशर कितना होता है? जो गैस हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस, उस गैस का प्रेशर होता है 1 atm। प्रेशर होता है इसका 1 atm, क्योंकि हम सब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस। मैंने आपको पहले लिखा दिया था, प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। किसका? हाइड्रोजन गैस का। थर्ड पॉइंट देख लें इसमें, हाइड्रोजन गैस, जैसे हम देखो एक बार और सुन लो, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड्स उसी मेटल या नॉन मेटल के सॉल्यूशन में डूबे हुए थे, जैसे कि जिंक सल्फेट में था, कॉपर सल्फेट में था। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस ऐसे सॉल्यूशन में डूबी रहेगी जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे। ऐसे सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड डिप रहता है, डूबा हुआ रहता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। और हाइड्रोजन आयन किस में प्रेजेंट होते हैं? एसिड्स में। हाइड्रोजन आयंस किस में प्रेजेंट होते हैं? एसिड्स में। तो हाइड्रोजन गैस जो है, ये जो इलेक्ट्रोड है किसका? हाइड्रोजन गैस का, वो किस में रहता है डिप? वो रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में। तो लिख लेंगे H2 गैस इज डिप्ड in H ion containing solution। यहां पे लिख रहा हूं एसिडिक सॉल्यूशन, यहां पे लिख दें आप एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि H आयन जिस सॉल्यूशन में होते हैं वो एसिडिक होता है। ओके, अब जिस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन गैस
डिप रहेगी, डूबी हुई रहेगी, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। देखो सेकंड कंडीशन है ये, टेम्परेचर वाली थी, एक प्रेशर वाली थी, एक थी हमारी कंसंट्रेशन वाली। जो सॉल्यूशन होता है हाइड्रोजन कंटेनिंग आयंस वाला सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। ये भी हमारी क्या है? रिक्वायरमेंट है। और इसमें क्या होता है, 4th नंबर लिख रहा हूं, प्लेटिनम कोटेड वायर इज यूज्ड एज अ कंडक्टर। प्लेटिनम कोटेड वायर को हम यूज करते हैं एज अ कंडक्टर के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है? करंट को भी क्या करना है? कंडक्ट करना है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है तो करंट भी कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर गैस है ना, तो गैस तो कंडक्ट करेगी नहीं, तो प्लेटिनम वायर को हम यूज करेंगे जिस पर प्लेटिनम कोटिंग होगी, उसे एज अ कंडक्टर हम यूज करेंगे। ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन। मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा अभी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसका हम बनाएंगे डायग्राम, समझेंगे कैसा होता है दिखने में कैसा होता है, और ये सारे पॉइंट को हम फॉलो करेंगे। जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उन सभी पॉइंट को फॉलो करके इसका डायग्राम बनाएंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता कैसा है दिखने में। ओके, देखिए अब करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डायग्राम बनाते हैं। ओके, देखो कैसा होता है दिखने में। ये मान लीजिए कंटेनर है, जिस कंटेनर में हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये बीकर है, इस बीकर में हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाई है। देख लीजिए, और यहाँ पर क्या है? हमने एक प्लेटिनम कोटेड, देखो ये है प्लेटिनम, ये ब्लैक कोटेड प्लेटिनम है, ब्लैक कोटेड प्लेटिनम। इसे हमने एक वायर की हेल्प से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ओके, ये वायर है, इस प्लेटिनम कोटेड ब्लैक प्लेटिनम कोटेड को हमने एक वायर से जोड़ दिया, और यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ से इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं हम, H2 गैस। कितनी होनी चाहिए इसमें? प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर होते हैं 1 atm। हाइड्रोजन गैस पास करेंगे यहाँ से, और उस गैस का प्रेशर कितना चाहिए? 1 atm। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो हमारा दिख रहा है, ये प्लेटिनम कोटेड, ये डूबा रहेगा हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन में। ये डूबा रहेगा हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन में। अब हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन बहुत सारे एसिड्स ले लो, जैसे कि ये मान लो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन मान लो इसे, इसमें हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग है। ओके, तो ऐसा होता है दिखने में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, अब इस इलेक्ट्रोड को हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का। जैसे कि हमें जिंक का मालूम करना है, तो जिंक इलेक्ट्रोड का हमें निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी एक इलेक्ट्रोड का अपने आप में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसी और इलेक्ट्रोड के रेफरेंस से ही हम या उसे कंपेयर करके हम उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो IUPAC ने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो सुनो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल पता है कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। ये माना गया है, IUPAC ने मान लिया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0 होता है। ओके, क्या होता है, 0। चाहे वो क्या हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या बोलें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सभी 0 होते हैं। अब ये नाम आप समझ रहे होंगे, क्या लिख दिया, SRP। SRP का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सपोज कर लीजिए कि इस इलेक्ट्रोड में हो रहा है रिडक्शन, सपोज दोनों कंडीशन हो सकती है ना, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है यहाँ पर और रिडक्शन भी होता है। तो SRP का मीन्स है रिडक्शन हो रहा होगा तब निकालेंगे SRP, जब हो रहा होगा ऑक्सीडेशन तब निकालेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 ही है। अब एक चीज़ सुन लो, जब SRP प्लस में आएगा तो SOP आएगा माइनस में। ये दोनों में रिलेशन है। किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए SRP और SOP में क्या रिलेशन होता है, जब एक पॉजिटिव में है तो दूसरा नेगेटिव में आता है, जब एक नेगेटिव में है दूसरा पॉजिटिव में आता है। तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर SRP हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा SOP के। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो, दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, डिफरेंस ये है कि एक जब पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। ओके, तो दोनों की वैल्यू क्या है, 0 ही है, दोनों की वैल्यू 0 है। जब इसकी वैल्यू 0 है तो इस इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस में लेकर के किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। बहुत सिंपल सी बातों में समझ लो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये किसने बोला है, ये बोला IUPAC ने। और ये जो वैल्यू है ये एक थियोरेटिकल वैल्यू नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, उन्होंने कैलकुलेट किया होगा और उन्होंने माना ऐसे, कैलकुलेट भी नहीं किया होगा, मान लिया, एक तरह से मान लिया कि इतना 0 मान लो, उसे मानना ही है 0 मानो। ओके, तो अब हम इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे इसकी हेल्प से। ओके, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम यदि मान लो हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिख दे रहे हैं, 1 मिनट का है बस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHEC, हम C को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो बहुत सिंपल है। इसमें प्लेटिनम कोटेड वायर है PT, ये स्लैश लगा दिया हमने, और ये हाइड्रोजन गैस है, प्लेटिनम वायर और हाइड्रोजन गैस। इसका प्रेशर कितना है, ये गैस है वैसे, और इसका है प्रेशर है 1 ATM। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इधर लिखो, इधर आते हैं ऐसे, इधर ये किस में डूबा हुआ है, ये जो है हमारा इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन, देखो ये तो गैस है, ये इलेक्ट्रोड है, इस पर कोटिंग किसकी हो रही है, PT की हो रही है। PT वायर डूबा हुआ है इसके अंदर, तो PT प्लेटिनम और ये है हाइड्रोजन गैस। अब इन दोनों की जो स्लैश लगा दिया, और ये किस में डूबा हुआ है, हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन में, और ये कैसे हैं, एक्वस हैं। एक्वस डाल दो और इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है, क्या है, 1 मोलर।
इस तरह से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी भी सेल की रिएक्शन, किसी भी सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पर। ओके, PtH2/HIN एक्वस है, कंसंट्रेशन 1m। अब देखो हम पढ़ लेते हैं इस सेल की हेल्प, इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम किस तरह से डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देखो सिंपल सा, देखो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP, सिंपल फॉर्म लिख रहा हूं, SEP ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड विद द हेल्प, बाय द हेल्प ऑफ, लिख दो बाय द हेल्प ऑफ SHE की हेल्प से हम जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, या बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, या बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप कोई भी एक फाइंड कर लो, चाहे आप ऑक्सीजन फाइंड कर लो, चाहे आप रिडक्शन फाइंड कर लो। जब एक हम कैलकुलेट कर लेंगे तो दूसरे वाले का साइन चेंज कर देंगे बस। जैसे मान लीजिए माइनस में आता है तो उसे प्लस में कर देंगे, प्लस में आएगा तो माइनस कर देंगे। ओके, अब एक बात सुन लो, एक चीज़ बताना भूल गया मैं। जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं हम, एनोड को, एनोड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट, याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एनोड था। तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड मान लेते हैं, उसे लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करते हैं। तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ड्रॉ करते हैं किसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो डायग्राम इसका बहुत सिंपल है ड्रॉ करना। ये बीकर बनाया हमने और यहाँ पर हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, H2 गैस, 1 atm प्रेशर है इसका। ओके, अब देखो यहाँ पर इसमें PT वायर का हमने यूज किया और इसे इस तरह से कर दिया। और ये सॉल्यूशन जो है किस में कंटेन है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। यहाँ लिख दो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब जब लेफ्ट हैंड साइड में हमने बना लिया SHE, तो इधर राइट हैंड साइड में क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड बना लो। तो जिंक इलेक्ट्रोड बनाते हैं इस साइड में, इसमें जिंक रॉड होगी, जिंक रॉड डिप होगी, और किस में होगी, जिंक सल्फेट में। ये 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। ओके, अब इन दोनों वायर, इसको देखो क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम इनको एक वोल्ट मीटर की हेल्प से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जो हमें ये रीडिंग देगा कि कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है। इसका वर्क क्या है, जो रीडिंग इस वोल्ट मीटर में आएगी, जो भी रीडिंग इस वोल्ट मीटर में आएगी, वही क्या होगा, इस पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ई सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ई सेल, ई फॉर इलेक्ट्रोड और सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का जो भी रीडिंग इसमें आएगी। ओके, देखिए एक मिनट और सुन लेते हैं। जो भी रीडिंग इस वोल्ट मीटर में आएगी, वही रीडिंग क्या होगी हमारी, इस पूरे सेल का
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी, जिसे हम ई सेल के नाम से जानते हैं। ओके, और एक चीज़ और यहाँ पे रह गई है, इस पूरे सर्किट को हम करेंगे कंप्लीट किसकी हेल्प से? सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से। ये सॉल्ट ब्रिज है, ये कॉटन प्लग्स हैं। अब ये बना हमारा पूरा सेल। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया। इधर क्या है हमारा? जिंक इलेक्ट्रोड है। तो इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से, कि जिसका कि हमें मालूम है कितना है, 0 है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसका? 0 है। लिख दे रहा हूं मैं, ई SRP कितना है इसका? 0 है। तो इस 0 की हेल्प से हम इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ओके, हमें ये समझना है। तो देखो क्या करेंगे हम अब, जब हम इस, आप एक चीज़ सुन लेते हैं, देखो ज़रा 1 मिनट देखते हैं ज़रा। मैं इधर इसको, चलो इधर करता हूँ। ओके, देखो स्टैंडर्ड ई सेल, ये जो लगाया मैं डॉट, सॉरी 0 लगाया है, इस 0 का मीन्स ये है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल, यानी इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे लिखा जाता है, ई पर लगाया हमने ऊपर 0 और सेल लिख दिया। क्या हो जाएगा? ई सेल जो होता है वो, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। एक फॉर्मूला है, ई सेल होता है, देखो सुनो, ई होता है ई एनोड प्लस ई कैथोड। देखो ई सेल जो होता है ना, ई सेल जो होता है, जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड पर डेवलप होता है, उन दोनों का सम क्या होता है? पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो एक इलेक्ट्रोड ये वाला है और एक इलेक्ट्रोड ये है, इन दोनों पर क्या होगा? कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आयंस का क्या होगा? फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड पर डेवलप होगा, उन दोनों का सम क्या होता है? पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब देखो चेक कर लो, ई सेल जो होता है, एक बार और देखें, हमने बताया था आपको कि एनोड वाला और कैथोड वाला, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर दें, ESOP कर दें प्लस ESRP कर दें। देखो सुनो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड पर क्या होता है? यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, तो हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा ये वाला, प्लस ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि SOP और SRP दोनों क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के, दोनों के साइन क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। जैसे मान लो E नॉट सेल इजिकल टू हो जाता है। तो देखो सुन लो, अब जब ये प्लस है, ये वाला SRP प्लस में है, तो ये वाला माइनस हो जाएगा। तो लिख दो ESRP, ये हो जाएगा माइनस में ESOP। समझ में आया? जब ये प्लस में है SRP वाला, तो ये माइनस में होगा। तो ESRP माइनस ESOP। अब इस S, देखिए, जब देखो सुनो 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा? ESOP प्लस ESRP। ओके, अब आगे चलते हैं हम इसके, तो ये हो जाएगा ESRP माइनस ESOP। ऐसा क्यों हुआ? देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ESRP प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो प्लस वाला हमने पहले लिख दिया, ESRP माइनस ESOP। अब ये SRP है क्या? एक्चुअल में ये है, ये कहाँ पे होगा? कैथोड पर होगा। किस पे होगा? कैथोड पर। तो एक फॉर्मूला आपकी बुक में ये भी लिखा होगा, देख लेना बुक में क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है। बुक में सब ये मिल जाता है, ई सेल इजिकल टू होता है ई कैथोड माइनस
ई एनोड, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। एसआरपी का मीन्स क्या है, क्योंकि कैथोड पर रिएक्शन होगी, रिडक्शन हो रहा है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला है। ओके, अब हम इस फॉर्मूले के, इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले की हेल्प से इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे। देखो कैसे करते हैं, मैं जरा इसको रफ कर दे रहा हूँ इधर से। ओके, देखिए देखो देखते हैं, देखो तरफ। अब जरा इधर आते हैं। अब बताओ कैथोड पर क्या था, यहाँ पर कैथोड पर था यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड। इस सेल के अंदर जो हमने बनाया था अभी, इस सेल में कैथोड पर था जिंक इलेक्ट्रोड और एनोड पर क्या था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो लिखते हैं देखो इसको, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे था जिंक इलेक्ट्रोड, तो ये हो जाएगा ई नॉट जिंक आयंस, और ये जिंक में कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कैथोड पर, रिडक्शन, जिंक आयंस जिंक में कन्वर्ट हुए थे। ओके, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो जिंक आयंस जिंक में कन्वर्ट हो गए। माइनस एनोड पर क्या था, यहाँ पे था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर भी क्या है, रिडक्शन हो रहा है। देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये भी देखो यही है। ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट। ओके, H2 में ये तो होगा ना, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इस टाइम कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये भी रिडक्शन दिखाएंगे हम इसको ऑक्सीजन दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बस हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे उसका। तो आप ये समझ लो कि हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनोड पर क्या था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब इसका देखो बताओ, अब सपोज करो जब हमने इस सेल की ऑन की, जैसे ही हमने की को ऑन किया तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, यानी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग थी, जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आई, वो रीडिंग आती है ये आती है 0.76 वोल्ट। जैसे ही हमने की को ऑन किया सेल के, तो उस सेल की रीडिंग आती है, किस में आएगी रीडिंग, वो वोल्ट मीटर में, वो कितनी आती है, 0.76। ओके, इजिकल टू, देखो सुनो, ई नॉट ये आता, सॉरी माइनस में आता है, माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा। जब हम जैसे की को ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था जो कि वोल्ट मीटर में आया था, वो कितना है, -0.76 ई सेल। मैंने बताया था आपको ई सेल की वैल्यू वही होगी जो उस वोल्ट मीटर में इंडिकेट होगी, तो वोल्ट मीटर में कितना आया, 0.76। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता रहा हूँ मैं, कोई भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, इसकी तरह से, इसकी हेल्प से हमने फाइंड कर चुके हैं बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स को। अब देखो इधर क्या आ जाएगा, जिंक आयन और यहाँ पर जिंक। अब मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो यहाँ पर आप -0 कर दो, तो 0 का मतलब कट गया पूरा, ये कुछ नहीं बचा यहाँ पर। तो देखो जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया, -0.76 वोल्ट, और किसकी हेल्प से आया, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से आया। बहुत सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही बिल्कुल सेम कर लेंगे, सेम कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे कॉपर इलेक्ट्रोड वाले केस में। देखो कॉपर वाले कर लेते हैं, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये वाला कॉपर इलेक्ट्रोड, सेम कंडीशन वही है, डायग्राम बिल्कुल सेम वही होगा, देखो डायग्राम वही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में ये हो जाएगी कॉपर रॉड,
ये हो जाएगी कॉपर रॉड, वहाँ पर जिंक रॉड थी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में। इधर क्या होगा, इधर होगा SHE, इधर C होगा, इधर होगा कॉपर इलेक्ट्रोड। सेम वही प्रोसेस है पूरी जैसे जिंक वाले में था। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसको जैसे ही हमने की को ऑन किया, जैसे ही हमने की को ऑन किया तो क्या आया, देखो देखते हैं जरा। जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो ये आता है निकल के, देखो E0 सेल इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो जरा। अब यहाँ से हम कैरी कर रहे हैं, ये चीज़ सेम रहेगी, ये चीज़ बिल्कुल सेम रहने वाली है। हम यहीं से कैरी कर रहे हैं आगे को, यहाँ से हम आगे आते हैं कैरी कर रहे हैं, इधर को आते हैं कैरी कर रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा रिडक्शन, और कैथोड पर क्या है, कॉपर है। तो हो जाएगा देखो E0 Cu2 आयन कॉपर में कन्वर्ट हो गए, माइनस एनोड पे आते हैं, ये H आयन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए। ओके ओके, देखो ओके, क्लियर है। अब तो क्या करेंगे, जैसे ही हमने की को ऑन किया तो यहाँ पर जो पूरे सेल का वोल्ट मीटर में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो आता है प्लस का 0.34 इजिकल टू E0 कॉपर Cu2 प्लस कॉपर माइनस, ये तो हो गया जीरो हो गया। तो कितना आपने आता है, SHE की हेल्प से हमने कॉपर इलेक्ट्रोड का भी फाइंड कर लिया, कितना आया 0.34 वोल्ट। ओके, अब एक चीज़ सुनो जरा, आपने डैनियल सेल पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ाया था मैंने आपको कि डैनियल सेल एक स्पेशल केस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। वहाँ पर जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। तो जिंक कहाँ पे था, वो एनोड पे था, कॉपर कहाँ था, कैथोड पर था। जरा अभी निकालते हैं डैनियल सेल का निकालते हैं हम ई सेल। देखो डैनियल सेल का निकालते हैं ई सेल, किस पर, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। देखो क्या होगा, ओके देखो क्या हो जाएगा, देखो जरा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पर क्या हो रहा था, रिडक्शन। अब कैथोड पर क्या था हमारा, कॉपर रॉड थी। कॉपर रॉड का भी हमने निकाला था, कितना आया था, प्लस का 0.34 आया था। ओके, माइनस लगाओ। अब एनोड पर क्या था, जिंक रॉड। अभी जिंक रॉड का हमने निकाला था इलेक्ट्रोपोटेंशियल, कितना आया था, माइनस का आया था, माइनस का 0.76। जरा इन दोनों को ऐड करना, 0.34 प्लस हो जाएगा 0.76। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.1 वोल्ट आएगा। मैंने आपको लिखाया था, ये बताया भी था जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ाए थे आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जितने भी होते हैं उन सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है, जिसे हम ई सेल बोलते हैं। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे करने को। चलो मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ अभी करने को, किस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। देखो एक न्यूमेरिकल लिख दे रहा हूँ बस। ओके, देखो ये है क्वेश्चन क्या है, देखिए, द वोल्ट मीटर रीडिंग ऑफ अ गिवन सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इज -0.76 वोल्ट। स्टैंडर्ड कंडीशंस पर एक वोल्ट में सेल के वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है वो कितनी आती है, 0.76 वोल्ट। और मैंने आपको बताया था जो रीडिंग आती है वोल्ट मीटर में स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, वही क्या होती है, उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। तो हमें इस सेल की एक सेल रिएक्शन दी गई है, देखो ये वाली, ये क्या है, ये तो है SHE और ये है जिंक इलेक्ट्रोड। क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है ये। ओके, अब हमें इसकी हेल्प से क्या करना है, जिंक इलेक्ट्रोड का निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, देखो कैसे करते हैं।
एक मिनट देखते हैं इधर, हमने पढ़ा था ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस, यहाँ देखते हैं, ओके ध्यान देखो, ई सेल इजिकल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई सेल की वैल्यू हमें गिवन है, क्योंकि वोल्ट मीटर रीडिंग कितने आ रही है, माइनस का 0.76, तो माइनस का 0.76 ई सेल की वैल्यू गिवन है। अब कैथोड पर क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है, तो लिख दो यहाँ पर ई, जिंक का हो जाएगा रिडक्शन Zn, कैथोड पर होगा रिडक्शन, जिंक आयंस जिंक में कन्वर्ट होंगे, माइनस एनोड पर क्या है, एनोड पर है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0, कितना हो जाता है 0, ये तो पूरा कट गया, तो कितना आता है निकल के देखो, ये आ जाएगी वैल्यू ई Zn 2 पॉजिटिव और Zn की वैल्यू आएगी माइनस का 0.76 वोल्ट। ओके, तो ऐसे हम न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, आई होप सभी को ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इतनी लंबी वीडियो हमें करनी पड़ी। 46 मिनट हो चुके हैं। ओके, वीडियो को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।